मैं हाथ जोड़ता हूं अपने जीएनजी को कि इस भारत में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। उखाड़ फेंकिए इन पॉलिटिशियन को। इंटरव्यू में आरएसएस के लोगों ने लगभग इंटरव्यू में 99% अपने लोगों को बैठा दिया। ऊंची जात के लोग हो, चाहे दलित गरीब हो, अत्यंत पिछड़ा हो, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अब उसके बच्चे इंटरव्यू में सक्सेस कर ही नहीं सकते। सक्सेस वो करेंगे जो या तो नेता का बेटा बेटी है, या तो जो उनको पैसा देगा वो सक्सेस करेंगे। आप तो इस देश में आप मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ इनके लिए यूज होंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, सिर्फ पैसा लेके वोट देंगे। 10 साल हमारी स्थिति बर्बाद हो जाए। जब भारत में आप रहते हैं तो कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, और आज विदेश गए तो आप कहते हैं कि दुनिया अब तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जो ओबीसी बैकवर्ड दलित के टीचर है या जो राजनीतिक है वो अपर कास्ट से नफरत करता है, जो अपर कास्ट के नेता है वो दलित बैकवर्ड से नफरत करता है। मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी कि हम हमेशा भारत को ही, मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को क्यों टारगेट करते? पहले ही बहुत सारे एग्जामिनेशन और प्रमोशन रोक दिया गया है। जब से 12 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई, कई ऐसे पोस्ट हैं, अब किसी तरह के एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। बस आपका इंटरव्यू होगा, आप उसमें पास कर जाइए। इंटरव्यू में आरएसएस के लोगों ने लगभग इंटरव्यू में 99% अपने लोगों को बैठा दिया। कह दिया कि अब यही लोग इंटरव्यू देखेंगे। तो मैं दलित, गरीब, कमजोर तबके के, किसी भी जाति के कमजोर तबके के, चाहे वो ऊंची जात के लोग हो, चाहे दलित गरीब हो, अत्यंत पिछड़ा हो, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अब उसके बच्चे इंटरव्यू में सक्सेस कर ही नहीं सकते। सक्सेस वो करेंगे जो या तो नेता का बेटा बेटी है, या तो जो उनको पैसा देगा वो सक्सेस करेंगे। आप सोचिए इंटरव्यू कौन लेगा? अब इंटरव्यू पैटर्न शुरू हो गया, और इंटरव्यू में कोई जनमीन आदमी नहीं बैठेगा क्योंकि आरएसएस अपने लोगों को बैठा चुके हैं। तो आप वहां से भी चले गए, प्रमोशन से भी चले गए, यूनिवर्सिटी से भी चले गए, हायर स्कूल से भी चले गए। तो इस देश में आप मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ इनके लिए यूज होंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, सिर्फ पैसा लेके वोट देंगे। मैं हाथ जोड़ता हूं अपने जीएनजी को कि इस भारत में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। उखाड़ फेंकिए इन पॉलिटिशियन को। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप पॉलिटिशियन की स्थिति देखिए कितनी गंदी है। आपके बारे में क्या व्यवहार करता है, आचरण करता है, बाइफरकेट करता है। जो ओबीसी बैकवर्ड दलित के टीचर है या जो राजनीतिक है वो अपर कास्ट से नफरत करता है, जो अपर कास्ट के नेता है वो दलित बैकवर्ड से नफरत करता है। तो कब क्रांति होगी? मणिपुर से क्रांति नहीं हुई, नोटबंदी में नहीं हुआ, जीएसटी में नहीं हुआ, कोरोना में नहीं हुआ, गैस में नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल में नहीं हुआ, गरीबी में नहीं हुआ, डॉलर में नहीं हुआ, रुपया में नहीं हुआ। अब कब? परजीवी हो गए, ककरोच हो गए। अब कब? कब? क्या इसके लिए इतनी अंधभक्ति? दूसरी तरफ मैं कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है जब हम बाहर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री जी एक घर डनिया बकसता है। हम आपका सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। आप आज विदेश गए तो आप कहते हैं कि यदि युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, गरीबी, और 10 साल तक जीने के लायक नहीं बचेंगे। 10 साल हमारी स्थिति बर्बाद हो जाएगी। जब भारत में आप रहते हैं तो कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, और आज विदेश गए तो आप कहते हैं कि दुनिया अब तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। यहां आप लोगों से कहते हैं कि आप विदेश मत जाइए, आप पैसा खर्च मत कीजिए, आप सोना नहीं लीजिए, आप डीजल मत करिए, लेकिन सारा प्लेन चल रहा है।
सारी गाड़ियां चल रही है, सारे ट्रेन चल रहे हैं। आप विदेश गए, हमारे अदानी जी 95,000 करोड़ रुपया लगा करके अमेरिका को बेनिफिट देंगे, 50 करोड़ रुपया वो वहां घूस देंगे केस से बरी होने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी कि हम हमेशा भारत को ही, मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को क्यों टारगेट करते हैं। आप इस बात को थोड़ा समझिए कि जो परिस्थितियां हैं उसमें बैंक दिवालियापन होता जा रहा है, सारे के सारे बैंक अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने पर की स्थिति पर बर्बाद हो चुका है। युद्ध की विराम होने की स्थिति अमेरिका चीन गए, कोई परिस्थिति नहीं बनी। हमें समझ में नहीं आता है आप जब बाहर जाते हैं तो उसके पहले आप क्या क्या चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगभग भारत की इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है और हम गुलामी की ओर जा चुके हैं। विश्व गुरु का सपना भी खत्म हो गया। जब विपक्ष के नेता और हम लोग हमेशा कहते रहे कि चुनाव के बाद आप भुगतने को तैयार होइए, तो जनता सुनने को तैयार नहीं थी, न सुनी। अभी ये डीजल पेट्रोल 25 रुपया बढ़ेंगे, ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा, बस के भाड़े बढ़ेंगे, सब्जी की कीमत बढ़ेगी, ऊर्जा की कीमत बढ़ेगी, सारे बोझ किस पर पड़ेगा। आप इसको, ये महंगाई का बोझ किस पर पड़ेगा। ये महंगाई का बोझ इस हिंदुस्तान की जनता पे पड़ेगा। तीन रुपया, फिर इसको करते करते आप 25 रुपया ले जाएंगे, तो फिर भारत की जनता की जेब से आप सारे रुपये लेंगे। ये रुपये 95,000 करोड़ रुपया कहीं और देंगे। आखिर क्यों हमारे बैंक से आप 3-3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लेते हैं, 2-2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं और सारा पैसा विदेश में जाकर के हम देते हैं। जो परिस्थितियां हैं आज, उसमें हमारे युवा पीढ़ी को गंभीरता से सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या हमारे युवाओं के हाथ में अब कोई रोजगार है? क्या रोजगार मिलने की कोई संभावना है? क्या हमारे किसान की स्थिति कोई अच्छी है? क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित है? क्या हम कभी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं? जब आप खैरात देने की बात करते हैं तो ये पैसा